शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने मोदी जी जैसी लोकप्रियता हासिल की होगी, ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। बल्कि रीसेंट ट्रेंड्स और रील्स तो ये दिखाती हैं कि विदेशों में रह रहे भारतीय मोदी जी को देश में रह रहे भारतीयों से भी ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मोदी जी को भी विदेश जाना बहुत ज्यादा पसंद है। भारत में रहकर तो फिर भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कोई वोट चोरी का आरोप लगा देता है, कभी कोई गाली दे देता है जो नहीं देनी चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की गाली नहीं देनी चाहिए। जहाँ देश में कुछ लोग रो कर, कुछ लोग आंसू बहाकर और कुछ लोग गुस्सा दिखाकर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार। अरे उनको समझ मिलेगा। और किसके लिए कर रहा है? अरे मोदी आएगा। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? क्या शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। अरे आंटी चल, इतना भी ज्यादा नहीं करना होता है। वहीं दूसरी तरफ विदेश में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआईज मोदी जी को देखकर इतने भाव विहल हो जाते हैं कि वो उन्हें देवता तुल्य समझ बैठते हैं। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं। वो इसीलिए पॉसिबल है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे तो सपना पूरा हो गया। बात हो पाई नहीं, मगर मैंने टच किया। पर आखिर ऐसा है क्यों? प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत सारे हुए, पर सिर्फ मोदी जी को एनआरआईज इतना पसंद क्यों करते हैं? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ये बात मुझे ज्यादा हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि मैं भी विदेश में काफी सालों तक रहा हूँ और अब भारत में रह रहा हूँ। तो चूंकि मैंने दोनों तरफ की हवा सूंघ ली है, तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझसे बेहतर इंसान आपको नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं व्हाई एनआरआईज लव मोदी जी। पहले ही बता दूं कि ये कोई मोदी बैशिंग वीडियो नहीं है, तो मोदी जी हमारे चैनल को उड़ा मत दीजिएगा। जब ये रीजंस की लिस्ट में बना रहा था, इस बारे में सोच रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ऑलमोस्ट जो लास्ट वाला रीजन है मैंने मिस कर दिया था। अगर मैंने वो एक रील नहीं देखी होती तो भले ही आप मोदी जी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपने भी इस बारे में जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको एक कॉमन बात जरूर निकलकर सामने आई होगी। ये जितने भी लोग हैं उसमें से अधिकतर लोग ओल्डर जनरेशन के हैं, या जो यंगर जनरेशन के भी हैं वो ओल्डर जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस पॉइंट है ओल्डर डायस्पोरा लेंस, अंकल मेमोरी वर्सेस न्यू इंडिया। जितने भी अंकल लोग मोदी जी को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो 70s और 80s में भारत से निकल गए थे। ये वो समय था जब लंबी लंबी कतारें, लाइसेंस गुंडा राज और गरीबी भुखमरी का राज कायम था। घर में एक एक लैंडलाइन लगवाने के लिए भी सालों का इंतजार करना पड़ता था। प्री लिबरलाइजेशन वाला जमाना। शायद आपको याद नहीं होगा, अपने पापा मम्मी या दादा दादी से पूछ लीजिएगा, मोदी जी नहीं थे ना, वरना सब हो जाता। अब आज जब वो अंकल लोग आते हैं 15-20 दिन, एक महीने के लिए भारत, तो देखते हैं चमकते हुए एयरपोर्ट्स, ताजा ताजा बने एक्सप्रेसवेज, यूपीआई का क्यूआर कोड हर जगह पर और हमेशा की तरह चीप लेबर। तो उन्हें सब कुछ हरा भरा ही नजर आता है और उनके आसपास होते हैं उन्हीं की तरह के लोग जो भारत से ही गए थे इसी जमाने के आसपास में। अब वो वीकेंड पर मिलते हैं मंदिरों में या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर एक ही तरह का नैरेटिव रिपीट हो रहा है। तो उनका ये बिलीफ सीमेंट की तरह पक्का हो जाता है। पर ये नैरेटिव बनता कैसे है? उसी से आता है पॉइंट नंबर 2, उनकी व्हाट्सएप डाइट। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड इक्वल्स फॉरवर्डेड एज बिलीव्ड। जितने भी ओल्डर एनआरआईज हैं जो 50, 60, 70 की उम्र तक पहुंच गए हैं, उनका न्यूज और इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है व्हाट्सएप। सभी का नहीं बट काफी लोगों का। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है। व्हाट्सएप पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें से 99% से ज्यादा हाफ ट्रुथ ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ लेजर आइज वाली रील्स उनको मिलती हैं, जिससे उनको लगता है कि व्हाट्सएप पर आया है तो सच ही होगा। अब वो इसी तरह का फीड देखते हैं अपने बाकी जगहों पर भी, फेसबुक पर, और अगर इंस्टाग्राम पर हैं गलती से तो इंस्टाग्राम पर भी। तो ये एल्गोरिदम का कॉम्बिनेशन उनके कंफर्मेशन बायस को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और उसी को सीमेंट करता है आपका फैमिली डायनेमिक्स। बच्चे जो या तो विदेश में पैदा हुए या बचपन में ही भारत छोड़कर बाहर चले गए थे, उनको जो भी इंफॉर्मेशन भारत के बारे में मिलती है वो अपने मम्मी पापा से ही मिलती है। और मम्मी पापा से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर सवाल उठाना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए नामुमकिन होता है।
फैक्ट चेक करना या क्वेश्चन करना, उसका सीधा मतलब होता है कि आप अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन होती है, उनके बिलीफ भी कुछ कुछ इसी तरह से बनते चले जाते हैं। डिफॉल्ट ये होना चाहिए कि व्हाट्सएप से जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको सबसे पहले नकार दिया जाए, और अगर इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रॉब्ली इज। क्योंकि व्हाट्सएप पर अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द मैसेजेस देखेंगे तो भारत अभी भी सोने की चिड़िया ही है। यहां पर सब चंगा सी है। इसी से आते हैं रीजन नंबर 3 पर, ग्रास इज ग्रीनर बायस, हॉलीडे इंडिया वर्सेस एवरीडे इंडिया। जैसा हमने शुरू में कहा था कि जो एनआरआईज हैं वो कुछ समय के लिए ही भारत आते हैं। मैं भी कुछ समय के लिए ही आता था क्योंकि ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती, 15 दिन, 1 महीना, ज्यादा हो गया तो 2 महीना। तो आप भारत को देखते हो एक टूरिस्ट फिल्टर से। अब चूंकि आप एनआरआई हो, चूंकि आप एक प्रिविलेज्ड क्लास से आए हो, तो आपको सब अपने कंधों पर उठा कर रखते हैं, आपको गेस्ट प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, आपको जमीन पर पांव भी नहीं रखने दिया जाता है, और आपको लगता है कि वाह क्या देश है, यहां तो मुझे अपनी चाय का कप भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये होता है इन लोगों का सिलेक्शन बायस कि आप इंडिया को बेस्ट ऑफ इंडिया की नजर से देखते हो, जो टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसा ही करता था। एयरपोर्ट लाउंजेस, गवर्नमेंट शोकेसेस, नई नई बिल्डिंग्स चमचमाती हुई, वीआईपी वाली फीलिंग। तो आप एक तरह से भारत के बारे में एक ऐसी छवि बना लेते हो कि यहाँ पर सब अमेजिंग है, सब बढ़िया है, और विदेश में जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपकी बड़ी गाड़ी, आपके बड़े बंगले की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है। तो आपको लगता है कि करूं क्या मैं सबका, जब कोई देखने वाला ही नहीं, तो आप फिर से इंडिया के सपने लेने लग जाते हो। तो बेसिकली हॉलीडे इंडिया इज लाइक इंस्टाग्राम, यहाँ पर सब कुछ ब्राइट, शाइनी, कलरफुल ही लगता है। एवरीडे इंडिया इज लाइक दूरदर्शन, सिग्नल साफ हो तो भी थोड़ा सा ब्लरी ही लगता है। इसी से आते हैं चौथे और काफी इंपॉर्टेंट रीजन पर, गोदी मीडिया या फिर कहें मोदी मीडिया। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हो? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना जिसे कह सकते हैं इवेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस। अगर आप भारत से बाहर हैं और आपको भारत के बारे में कोई न्यूज़ देखनी है तो आप कौन सा चैनल देखेंगे? वही चैनल जिसकी सबसे ज़्यादा टीआरपी है, वही चैनल जो सालों से नंबर 1 है। हाँ, इस तरह के आपको 4-5 चैनल मिल जाएंगे जो अपने आप को नंबर 1 कह रहे हैं, बट आप उन्हीं को बदल बदल कर देखोगे कि इंडिया में हो क्या रहा है। और जब वो चैनल 24 घंटे सरकार का महिमा मंडन करने में लग जाएं, सरकार की हर बात को बढ़ा चढ़ाकर 1000 गुना तक दिखाने लग जाएं, और सरकार की एक भी कमी गलती से भी आपको ना दिखाएं, तो आपको लगेगा कि भारत में सब चंगा सी। कुछ कुछ चैनल्स तो ऑलमोस्ट 24 घंटे एक ही तरह की न्यूज़ आपको दिखाते रहते हैं। और ये एक तरह की आयरनी है, क्योंकि जब आप विदेश में रहते हो तो आपके पास भारतीय मीडिया के अलावा इंडिपेंडेंट मीडिया, विदेशी मीडिया का भी एक्सेस होता है। आप सच में पता लगा सकते हो कि भारत में क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, या भारत की असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आप पता लगा सकते हो, उसका एक्सेस आपको होता है। पर चूंकि अधिकतर एनआरआईज का जो माइंडसेट है वो इस तरह का हो जाता है कि अगर भारत के बारे में जानना है तो भारत के मीडिया से ही जानना होगा, और उनका कंफर्मेशन बायस तो उसको फ्यूल करता ही है। तो जब गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भारत दुनिया की नंबर 4 जीडीपी बन गया है, जब गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मोदी के आगे कोई नहीं, जब गोदी मीडिया या मोदी मीडिया 24 घंटे में 24,000 बार एक ही नाम का जयकारा करता है, तो जो विदेश में बैठा हुआ है एक आम आदमी है, उसको लगता है कि अगर बात हो रही है तो कुछ तो बात होगी। तो देश के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी इस ऑप्टिक्स से चकाचौंध, चमकरत हो जाते हैं। और लास्ट रीज़न जिसको मैंने ऑलमोस्ट मिस कर दिया था वो है करेंसी कन्वर्जन। आप बोलोगे ये क्या रीज़न है? जब भी कोई एनआरआई भारत में अपना एक भी डॉलर भेजता है और उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है और उसकी वैल्यू रोज़ बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारी करेंसी धीरे धीरे ड्रॉप होते होते पाताल में चली गई है, तो उसे भारत वाव ही लगेगा, एकदम सस्ता लगेगा। अगर वो एनआरआई भारत में घर खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी लिविंग हेयर। ये मेरे साथ भी होता था। जब भी हम लोग भारत आते थे, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का भी कोई बिल है तो हमें लगता था ओ इट्स जस्ट $150। ये उस समय का कन्वर्जन है। आज 10,000 रुपये इज़ ऑलमोस्ट $110, विच इज़ प्रिटी मच नथिंग फॉर दैट एनआरआई। बट आपके और मेरे लिए
10,000 रुपए अभी भी काफी होंगे। जितनी भी एनआरआईज की वीडियोस आती हैं जिसमें मोदी जी को भगवान बताते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र डिग्रीलेस मोदी जी, रुपये ने इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड लो हिट किया है डॉलर के अगेंस्ट। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये एनआरआईज मोदी जी के पीछे पागल है, क्योंकि ये तो इंडिया में आने से रहे, लेकिन मोदी जी की इन पर ऐसी कृपा है कि जो लोग कुछ टाइम पहले सेम डॉलर्स के अगेंस्ट 1 लाख रुपए इंडिया भेजते थे, अब वो सेम डॉलर्स के अगेंस्ट 2 लाख रुपए इंडिया भेज पा रहे। 1 रुपया अगर कोई भेज रहा है तो उसको 2 रुपए रिसीव हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो उसको इस करेंसी पर मज़ा ही आएगा, उसको लगेगा वाह मोदी जी करते रहिए जो कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सारे एनआरआईज ऐसे ही होते हैं, बल्कि जो आप मीडिया में और रील्स में देखते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है। काफ़ी सारे एनआरआईज ऐसे भी हैं जो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं, वो क्रिटिक करते हैं, सवाल पूछते हैं हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सिविक सेंस के बारे में। पर चूंकि हमें मीडिया में और वायरल रील्स में इस तरह की पिक्चर दिखती है तो हमारे दिमाग में आता है कि सभी एनआरआईज इसी तरह के होंगे। हमारे देश से प्यार करना, हमारे देश की सरकार से प्यार करना और मोदी जी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात है बस आंखें बंद करके बैठ जाना और जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है उसी नैरेटिव को देखते रहना और रियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना। भले ही आप एनआरआई हो या डीआरआई हो, भारत 1 महीने के लिए आते हो या भारत में ही रहते हो, भारत में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम सबको मिलकर फेस करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को मिलकर दूर करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम को दूर करने का पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अगेन, जिस भी तरह की आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, आप जिस भी नेता को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फैक्ट को, सही जानकारी को अपनी आंखों के सामने आने दीजिए। फैक्ट्स को नापसंद मत कीजिए, फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम इस चैनल पर अब बनाते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि इस चैनल पर किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, तो अब हमने तय किया है कि इस चैनल पर सोशियो पॉलिटिकल और कुछ छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सा साइंस के वीडियोज़ बनाए जाएंगे। और हमारा जो मेन चैनल है उस पर अधिकतर साइंस, रैशनैलिटी, स्यूडो साइंस, मिसइन्फॉर्मेशन और थोड़ा मोड़ा सा सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। सवाल पूछना जारी रखें एंड बी लॉजिकल। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई?